नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लेते हैं, जिनमें पहला नोट है। देखिए जो है देखिए नोट पहला है, हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी एक राजभाषा है। नोट पहला जो है, हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए दूसरा जो है, हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। फिर दूसरा जो है, हिंदी को ये जो है नोट दूसरा जो है, हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। ये जो है हिंदी को राजभाषा हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किया गया इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये जो दूसरा है, हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसलिए जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए तीसरा जो है, विश्व हिंदी दिवस। ये जो है विश्व हिंदी दिवस। विश्व देखिए जो तीसरा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए जो है 10 जनवरी। अब देखिए जो चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए चौथा जो है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस।
देखिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यह जो 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यह जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए जो है, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है देवनागरी लिपि में सुधार। देवनागरी लिपि में सुधार, देखिए जो देवनागरी लिपि में सुधार। देखिए जो अब है देवनागरी लिपि में सुधार। देखिए अब जो इसमें पहला पॉइंट है, देखिए जो इसमें पहला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए छापेखाने में 190 कांड का प्रयोग किया, जिन्हें तिलक अब देखिए जो इसमें पहला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए जो अब इसमें देवनागरी लिपि में सुधार, देवनागरी लिपि में सुधार, इसमें जो है पहला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए छापेखाने में 190 केसरी के लिए छापेखाने में 190 फॉन्ट का प्रयोग किया। देखिए 190 फॉन्ट का प्रयोग किया, जिन्हें तिलक फॉन्ट कहते हैं। देखिए जो जिन्हें कहते हैं, से तिलक फॉन्ट कहते हैं। अब देखिए जिसमें दूसरा पॉइंट है, देखिए अब दूसरा है जो दूसरा देखिए सावरकर बंधुओं ने गांधी जी की पत्रिका हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ी तैयार की। देखिए अब जो दूसरा पॉइंट है वह है कि सावरकर बंधुओं ने गांधी जी की पत्रिका हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ी तैयार की। ये जो है सावरकर बंधुओं ने, जब दूसरा पॉइंट है सावरकर बंधुओं ने गांधी जी की पत्रिका हरिजन बंधुओं ने गांधी जी की
पत्रिका ये जो सावरकर बंधुओं ने गांधी जी की पत्रिका हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ी तैयार की। हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ी तैयार की। देखिए जो है सावरकर बंधुओं ने गांधी जी की पहली पत्रिका हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ी तैयार की। जैसे देखिए जो है, देखिए चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो है, देखिए दूसरा जो था कि सावरकर बंधुओं ने गांधी जी की पत्रिका हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ी तैयार की। तो देखिए जैसे हम इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जो है देखिए जो है इस प्रकार देखिए जो जैसे अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं आ। ये जो अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं आ। ये जो अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं आ। अब देखिए जिस प्रकार है जैसे जो कि सभी मात्राएं हैं, जो कि सभी मात्राएं थी। अब देखिए जो है, देखिए कक्का किक्की कुक्कू के कै को कौ कं का। देखिए जो है कक्का जैसे कक्का किक्की कुक्कू के कै को कौ कं का।
देखिए जो है सावरकर बंधुओं ने गांधी जी की पत्रिका हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ी तैयार की। देखिए जैसे देखिए अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ। अब देखिए जो है क का कि कु के कै को क कं का कि जो सभी मात्राएं थी। अब देखिए जो है तीसरा जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सलाह दी। अब देखिए जो है तीसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने तीसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सलाह दिया। अनुस्वार के प्रयोग का देखिए जो है तीसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सलाह दिया। और देखिए जो है इसमें व्यंजन का पंचम वर्ण भी कहते हैं, इसे व्यंजन का पंचम वर्ण भी कहते हैं। देखिए जो है अनुस्वार। देखिए जो अड़ा, ये जो अंगा इया ड़ न और म, इसको देखिए जो है पंचमाक्षर भी कहते हैं, इसे व्यंजन का जो है पंचमाक्षर भी कहते हैं। अब इनके स्थान पर देखिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब इनके स्थान पर देखिए जो अनुस्वार का प्रयोग होता है, यह जो है अनुस्वार है। तो जो है अंगा इया ड़ न म, तो इनके स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे देखिए जो है जैसे एक शब्द है मंद, जो मंद, देखिए यहाँ मंद है, तो यहाँ जो म फिर आधा न फिर द। देखिए यहाँ जो है न, देखिए न जो है इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा, तो देखिए मंद। देखिए न की जगह पे जो है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, मंद आदि। देखिए ऐसे और भी शब्द हैं, से दंड हो गया, मंद हो गया। अब देखिए जो है चौथा, अब चौथा है। अब देखिए चौथा जो 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। देखिए जो 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। अब देखिए तीसरा जो है 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ।
देखिए जो 1935 में नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन हुआ, जिसके सभापति गांधी जी थे, जिसके सभापति गांधी जी थे। देखिए जिसके सभापति गांधी जी थे। जो 1935 में नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन हुआ, जिसके सभापति गांधी जी थे। अब देखिए जो है पांचवा, देखिए पांचवा है 1945 में नागरिक प्रचारणी सभा ने, देखिए जो है 1945 में नागरिक प्रचारणी सभा ने नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन किया। अब देखिए जो है पांचवा 1945 में 1945 में अब पांचवा है 1945 में नागरिक प्रचारणी सभा ने नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन किया। नागरिक लिपि सुधार जो 1945 में नागरिक प्रचारणी ने नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन किया। समिति का गठन किया। समिति का गठन किया। अब देखिए छठवा है, देखिए अब जो है छठवा देखिए जो है उत्तर प्रदेश ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरिक सुधार समिति का गठन किया। अब देखिए जो है छठवां, देखिए छठवां जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरिक सुधार समिति का गठन किया। देखिए छठवां उत्तर प्रदेश सरकार ने 1945 में 1945 देखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरिक सुधार समिति का गठन किया। अब देखिए जो छठवां उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरिक सुधार समिति का गठन किया। नागरिक सुधार समिति का गठन किया।
देखिए जो छठवां है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरिक सुधार समिति का गठन किया। देखिए जो है, अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सातवां है, देखिए सातवां है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता के प्रयोग की सलाह दी। देखिए सातवां जो है, राजा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता के प्रयोग की सलाह दी। ये अब सातवां जो है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता के प्रयोग की सलाह दी। देखिए जो है, और देखिए नुक्ता यह उर्दू फारसी का शब्द होता है। नुक्ता जो है उर्दू फारसी का शब्द होता है। देखिए जो है कि नुक्ता जो है उर्दू फारसी का शब्द होता है। देखिए क ख ग ज फ। देखिए जो है क ख ग ज और फ। यह नुक्ता यह उर्दू फारसी का शब्द होता है। अब देखिए जो है, अब देखिए जो अगला पॉइंट है, देखिए जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 17वें भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखिए जो है संविधान की 8वीं अनुसूची के, ये जो अगला पॉइंट है, संविधान के 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में 17वें भाग में, अनुसूची के 17वें भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची के
17वें भाग में संविधान की 8वीं अनुसूची में 17वें भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 17वें भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, जब 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि इससे पहले संविधान में 14 भाषाएं थीं। जबकि इससे पहले संविधान में 14 भाषाएं थी। देखिए, जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जबकि इससे पहले संविधान में 14 भाषाएं थीं। जबकि इससे पहले संविधान में 14 भाषाएं थीं। जबकि इससे पहले संविधान में 14 भाषाएं थीं। अब देखिए, जो अब 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, आइए देखते हैं। देखिए, अब जो है 14 भाषाएं कौन कौन थी, आइए जो हम इसको देखते हैं। अब देखिए, इसमें से जो पहली भाषा वह है कन्नड़। देखिए, अब देखिए जो है, देखिए अब पहली भाषा जो है कन्नड़, और देखिए दूसरी भाषा जो है मलयालम। यह पहली भाषा जो है कन्नड़, दूसरी जो है मलयालम, तीसरी भाषा जो है मराठी, चौथी गुजराती, और पांचवा जो है हिंदी, छठवां जो है बांग्ला, सातवां जो है तमिल, आठवां तेलुगु, फिर नौवां जो है उड़िया, और 10वां जो है पंजाबी, और 11वां जो है संस्कृत, 12वां उर्दू, 13वां जो है कश्मीरी, 14वां जो है असमिया। अब देखिए जो है, अब देखिए इसकी 14 भाषाएं। अब देखिए, जो पहला है कन्नड़, दूसरा जो है मलयालम, तीसरा जो है मराठी, चौथा देखिए जो है गुजराती, अब चौथा जो है गुजराती, पांचवा जो है हिंदी, और छठा जो है बांग्ला, 4, 6, और सातवां जो है तमिल। सातवां देखिए जो है तमिल। देखिए, अब सातवां जो है तमिल, आठवां जो है तेलुगु, जो है सातवां है तमिल, आठवां जो है तेलुगु। अब देखिए, जो नौवां है उड़िया है, नौवां जो है उड़िया। 10वां देखिए जो है पंजाबी,
11वां जो है संस्कृत, ये जो है 10वां जो है पंजाबी, 11वां जो है संस्कृत, ये 12वां जो है उर्दू। देखिए अब 13वां जो है कश्मीरी और 14वां जो है असमिया। देखिए जो है 13वां जो है कश्मीरी और 14वां जो है असमिया। अब देखिए जो है यह संविधान की 8वीं अनुसूची के 17वें भाग में, ये जो यह संविधान की 8वीं अनुसूची के 17वें भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जबकि इससे पहले संविधान में 14 भाषाएं थी, संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। तो देखिए यह जो है 14 भाषाएं, पहला देखिए जो है कन्नड़, दूसरा मलयालम और तीसरा जो है मराठी, चौथा जो है गुजराती, पांचवा जो है हिंदी, छठा जो है बांग्ला, सातवां जो है तमिल, आठवां जो है तेलुगु, देखिए 8वां जो है तेलुगु और 9वां देखिए जो है उड़िया और 10वां देखिए जो है पंजाबी और 11वां देखिए जो है संस्कृत और 12वां देखिए जो उर्दू, 13वां देखिए जो है कश्मीरी और 14वां असमिया। अब देखिए जो है संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं। तो अब देखिए जो संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं, 8 भाषाओं को जोड़ा गया। अब संविधान संशोधन में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो आइए देखिए कौन कौन से हैं। अब देखिए जो है संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं, देखिए जो संविधान संशोधन में जो है 8 भाषाएं जोड़ी गई है। तो आइए देखिए जो है कौन कौन से हैं। अब देखिए जो है संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं, संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं। अब देखिए जो संविधान संशोधन में जो है 8 भाषाएं जोड़ी गई है। अब देखिए इसमें से जो देखिए जो है सिंधी, ये जो है सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। अब देखिए जो है ये जो है सिंधी, देखिए जो है सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। जो है कोंकणी और देखिए जो है मैथिली, संथाली, देखिए जो है मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये जो 8 भाषाएं हैं वह संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं
और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमको हमारा अगला टॉपिक जो है राजभाषा आयोग। अब देखिए जो है देखिए अब जो अगला टॉपिक है वो है राजभाषा आयोग। देखिए जो अब राजभाषा आयोग, देखिए जो अब राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ। देखिए जो है 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ। ये जो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बीसी खैर कर रहे थे। अब देखिए जो जिसकी अध्यक्षता बीसी खैर कर रहे थे। खैर कर रहे थे जिसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य शामिल थे। अब देखिए जो है बीसी खैर कर रहे थे जिसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य शामिल थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य शामिल थे। जो जिसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य शामिल थे। इन्होंने 1956 में रिपोर्ट तैयार किया। इन्होंने 1956 में रिपोर्ट तैयार कर दिया। देखिए जो है इन्होंने 1956 में रिपोर्ट तैयार कर दिया।
रिपोर्ट तैयार कर दिया। ये जो इन्होंने 1956 में रिपोर्ट तैयार कर दिया और 1957 में इसे संसद के समक्ष रख दिया और 1957 में इसे संसद के समक्ष रख दिया। ये जो कर दिया और 1957 में 1957 में इसे संसद के समक्ष रख दिया। अब देखिए जो 1957 में संसद के समक्ष रख दिया। देखिए जो है ये देखिए राजभाषा आयोग, देखिए जो है 7 जून, देखिए जो है 7 जून 1955, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ। ये जो है जिसकी अध्यक्षता बीसी खैर कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता बीसी खैर कर रहे थे। इसमें जिसमें जो एक अध्यक्ष और 20 सदस्य शामिल थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य शामिल थे। इन्होंने 1956 में जो है 1956 में रिपोर्ट तैयार किया। इन्होंने 1956 में रिपोर्ट तैयार कर दिया और जो है 1957 में संसद के समक्ष रख दिया और जो है 1957 में संसद के समक्ष में रख दिया। अब देखिए जो है संसद के द्वारा संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। संसद के द्वारा एक संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। अब देखिए जो आगे है, संसद के द्वारा एक संयुक्त संसदीय संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। राजभाषा समिति का गठन हुआ। संसद के द्वारा एक संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ जिसमें 20 सदस्य और लोकसभा से लिया गया, जिसमें 20 सदस्य जो है लोकसभा से लिया गया था। देखिए जो है जिसमें 20 सदस्य जो है लोकसभा से लिया गया था। ये जो 20 सदस्यों को लोकसभा से लिया गया था और देखिए जो और 10 सदस्य राज्यसभा से लिया गया था। और देखिए जो 10 सदस्य जो हैं 10 सदस्य जो है राज्यसभा से लिया गया था। जो है 20 सदस्य लोकसभा से लिया गया था और जो 10 सदस्य राज्यसभा से लिया गया था। इसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। अब देखिए जो इसकी अध्यक्षता जो है गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। गोविंद
वल्लभ पंत कर रहे थे। अब देखिए जो इन्होंने 2 अस्थाई आयोग के गठन का निर्देश दिया। इन्होंने 2 अस्थाई आयोग के गठन का निर्देश दिया। इन्होंने 2 अस्थाई इन्होंने 2 अस्थाई आयोग के गठन का निर्देश दिया। आयोग के गठन का निर्देश दिया। इन्होंने 2 अस्थाई आयोग के गठन का निर्देश दिया। देखिए जो है जिसमें पहला, अब देखिए जो है यह देखिए जो संसद के द्वारा एक संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ, जिसमें देखिए जो है 20 सदस्य, जिसमें जो है 20 सदस्य लोकसभा से लिया गया, 20 सदस्य जो है लोकसभा से लिया गया, और देखिए जो है 10 सदस्य जो है वह राज्यसभा से लिया गया। देखिए जो है इसकी अध्यक्षता जो है गोविंद वल्लभ पंत कर रहे थे। इसकी जो अध्यक्षता गोविंद वल्लभ पंत कर रहे थे। और देखिए जो इन्होंने 2 अस्थाई आयोग के गठन का निर्देश दिया। इन्होंने 2 अस्थाई आयोग के गठन का निर्देश दिया, जिसमें पहला, चलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए जिसमें पहला, ये पहला जो है राजभाषा आयोग, ये जो है राजभाषा आयोग का गठन। देखिए जो राजभाषा आयोग, देखिए जो पहला है राजभाषा आयोग। ये जो राजभाषा आयोग का गठन 1961 में हुआ। देखिए यह राजभाषा आयोग का गठन 1961 में हुआ। 1961 में हुआ। अब देखिए जो दूसरा, अब देखिए दूसरा है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली। देखिए दूसरा जो है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। जब दूसरा है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ये इसका भी गठन जो है 1961 में हुआ।
ये जो है राजभाषा आयोग का गठन जो है 1961 में हुआ था। और दूसरा जो है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, तो इसका भी गठन जो है 1961 में हुआ। उन्नीस सौ 61 में हुआ। अब देखिए जो है इसके अंतर्गत 2 नियम हैं। इसके अंतर्गत जो है 2 नियम बताए गए हैं। अब देखिए जो है ये पहला था राजभाषा आयोग। देखिए राजभाषा आयोग का गठन, तो राजभाषा आयोग का गठन 1961 में हुआ। और देखिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन 1961 में, इसका भी जो है गठन 1961 में हुआ। देखिए इसके अंतर्गत 2 नियम बताए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है 2 नियम बताए गए हैं। देखिए पहला नियम जो है राजभाषा अधिनियम। देखिए जो है पहला है राजभाषा अधिनियम। जो पहला है राजभाषा अधिनियम को 1963 में पारित किया गया। ये राजभाषा अधिनियम को 1963 में पारित किया गया। 1963 में पारित किया गया। अब दूसरा जो है राजभाषा नियम। राजभाषा नियम जो राजभाषा नियम, ये जो राजभाषा नियम को 1976 में पारित किया गया। ये जो 1976 में पारित किया गया। अब देखिए जो हिंदी व्याकरण, अब देखिए अगला टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी अब देखिए जो हिंदी व्याकरण, देखिए इसमें पहला जो है इसमें पहला जो है डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तान लैंग्वेज। देखिए जो पहला जो है डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तान लैंग्वेज। कि जो अब डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तान लैंग्वेज, तो इसके लेखक देखिए जॉन फर्ग्यूसन हैं। इसके लेखक जो है जॉन फर्ग्यूसन हैं। अब देखिए जो दूसरा है ब्रज भाषा का व्याकरण। ब्रज भाषा का व्याकरण ब्रज भाषा का व्याकरण ब्रज भाषा का व्याकरण।
देखिए, और राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, और राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण। और राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण और हिंदी शब्दानुशासन, देखिए जो, और हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन। और हिंदी शब्दानुशासन। अब देखिए जो है पहला, देखिए पहला जो है हिंदी व्याकरण, इसमें पहला जो है डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तान लैंग्वेज, तो इसके लेखक जो है जॉन फर्ग्यूसन है। और देखिए दूसरा जो है ब्रज भाषा का व्याकरण, तो देखिए ब्रज भाषा का व्याकरण और राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण और हिंदी शब्दानुशासन, तो इसको जो है किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। अब देखिए जो है ब्रज भाषा का व्याकरण, ब्रज भाषा का व्याकरण जो सन 1943 में किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। ठीक, व्याकरण सन 1943 में, सन 1943 में किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। और देखिए राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, यह जो है सन 1949 में किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। ये जब सन 1949 में किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। अब देखिए जो है अगला है हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन को जो है सन 1957 में किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। इस शब्दानुशासन को 1957 में, 1957 में किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। किशोरी प्रसाद वाजपेयी। अब देखिए जो इसको हम मिटाते हैं। अब अगला टॉपिक जो है हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा।
अब देखिए जो अगला टॉपिक है हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा। लेखन की परंपरा। अब इसमें देखिए पहला है, अब देखिए पहला है सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में फ्रेंच के एक विद्वान गारसा द तासी ने लिखा। अब देखिए जो इसका पहला है सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पहला जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में फ्रेंच के एक विद्वान है। फ्रेंच भाषा में फ्रेंच के एक विद्वान फ्रेंच के एक विद्वान गारसा द तासी ने लिखा। गारसा द तासी ने लिखा। गारसा द तासी ने लिखा। इनकी पहली पुस्तक का नाम देखिए जो इनकी पहली पुस्तक का नाम इनकी पहली पुस्तक का नाम इस्तवार। ये इस्तवार द ला देखिए इनकी पहली पुस्तक का नाम है इस्तवार। इनकी पहली पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर द ला। इनकी पहली पुस्तक का नाम है। इनकी पहली पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर। हिंदुई ए हिंदुस्तानी हिंदुई ए हिंदुस्तानी। इनकी पहली पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। अब देखिए जो इस्तवार ठीक है इस्तवार जिसका अर्थ है तो देखिए इस्तवार का अर्थ है इतिहास।
इतिहास। इतिहास देखिए, लिटरेतुर, लिटरेयु। अब देखिए जो है इस्तवार का अर्थ है इतिहास, इसका जो अर्थ है इतिहास के लिटरेतुर। अब देखिए इसका जो अर्थ है साहित्य, इसका जो अर्थ है साहित्य। लिटरेतुर का अर्थ है साहित्य। और एंदुई, देखिए एंदुई शब्द जो इसका अर्थ है हिंदी, ये एंदुई इसका अर्थ है हिंदी। देखिए हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी, इसका अर्थ देखिए जो है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी देखिए जो इस्तवार का अर्थ है इतिहास और लिटरेतुर का अर्थ है साहित्य, एंदुई का अर्थ है हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी। देखिए हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए जो है अब देखिए जो इस पुस्तक के भाग हैं, इस पुस्तक के जो है 3 भाग हैं। अब जो यह पुस्तक है इसके 3 भाग हैं। अब देखिए जो है इस पुस्तक के 3 भाग हैं। इस पुस्तक के 3 भाग हैं, जिसे अलग अलग, देखिए जो यह जो पुस्तक था इसके 3 भाग हैं। इस पुस्तक के जो है 3 भाग हैं, तो जिसे अलग अलग वर्ष प्रकाशित किया गया, जिसको अलग अलग वर्ष में प्रकाशित किया गया है। तो देखिए पहला जो 1939, पहला देखिए जो है 1939 और दूसरा देखिए जो 1847, दूसरा देखिए जो है 1847, ये तीसरा जो है 1871। ये जो इस पुस्तक के 3 भाग हैं, इस पुस्तक के जो है 3 भाग हैं, जिसे अलग अलग वर्ष में प्रकाशित किया गया है। तो देखिए पहला जो 1939 और दूसरा जो है 1947 और तीसरा जो 1971। देखिए यह पुस्तक इन सनों में प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक जो इन सनों में प्रकाशित हुई है। अब देखिए जो प्रकाशित हुई, प्रकाशित हुई। अब देखिए जो है हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और जो अगला टॉपिक है, इस पुस्तक में कुल 738 कवियों का जिक्र हुआ। अब देखिए जो इस पुस्तक में जो है कुल 738 कवियों का जिक्र हुआ। तो आइए देखिए जो है इस पुस्तक में
738 कवियों का देखिए जो है इस पुस्तक में कुल 738 कवियों का जिक्र हुआ। देखिए जो है अब देखिए जो है जिसमें हिंदी के 72 कवि, में हिंदी के 72 कवि और सभी उर्दू के कवि थे। देखिए जो है हिंदी के 72 कवि, इसमें जो है हिंदी के 72 कवि थे और सभी उर्दू के कवि, जो और सभी उर्दू के कवि थे। और सभी उर्दू के कवि थे। देखिए इसमें उर्दू के कवि थे। अब देखिए जो है इस पुस्तक में जो है कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया है। तो देखिए जब आइए इस पुस्तक में कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया। इस पुस्तक में कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया। इस पुस्तक में कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया। देखिए जाइए इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर अब देखिए जो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, देखिए जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर जो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 से 1953 में जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 से 1953 ईस्वी में किया। 1953 ईस्वी में किया। ईस्वी में किया। अब देखिए जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक का दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। अब देखिए जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का
हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का दूसरा ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ। जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। सरोज नाम से लिखा। सरोज नाम से लिखा। ये जो और इनमें 1983 से इसमें 1983 अब देखिए और इसमें 1883 देखिए जो और इसमें 1883 और 838 कवियों का जिक्र हुआ था। 1883 838 कवियों का जिक्र हुआ था। देखिए जो और इसमें 1883 और 1883 और 838 कवियों का जिक्र हुआ है। था नहीं रहेगा, हुआ है। देखिए जो है देखिए जो इस पुस्तक में कुल 738 कवियों का जिक्र हुआ। और देखिए जो हिंदी के 72 कवि थे। इसमें जो हिंदी के 72 कवि और सभी उर्दू के कवि थे। और देखिए जो इस पुस्तक में कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 से 1953 ईस्वी में किया। यह हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का दूसरा ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। और इसमें 1883 और 838 कवियों का जिक्र हुआ। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।